नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। पर्ट सीपीएम यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स था, थ्योरी वाला पोर्शन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। अब हम बात करने वाले हैं कि एमसीक्यू बेस्ड जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बेसिकली आपका एक टेस्ट है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको कितना याद है, या फिर जो भी आपने पढ़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो भी आपने पढ़ा है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए कौन कौन से एग्जाम्स में। जैसे कि आपके सामने एक तो है RSM SSB जेई, आरपीएससी ACF, EAC, इसरो, हरियाणा जेई, चंडीगढ़ जेई, HPSC, इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, स्लैक इज अ पर्ट नेटवर्क रेफर टू एक्टिविटी, इवेंट, डमी एक्टिविटी, नन ऑफ द अबव। WRD 2016 का डिग्री का TSP का क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। मैं पूरा 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 आपको टाइम देने वाला हूं। हर क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे आपको क्वेश्चन का आंसर करने में। तो अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इवेंट। क्या होगा? इवेंट होगा। देखिए मैंने आपको जो बताया था थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, जिससे अगर किसी स्टूडेंट अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखें, अगर वो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा है तो उसको थोड़ा बहुत याद रहे। मैंने आपको बताया था एक तो होता है स्लैक और एक होता है फ्लोट। जो स्लैक है वो एसोसिएटेड होता है हमेशा किससे? पर्ट से। किससे होता है? पर्ट से एसोसिएटेड होता है। जबकि फ्लोट किससे एसोसिएटेड होता है? ये होता है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि CPM से। क्रिटिकल पाथ मेथड CPM से, जबकि ये पर्ट होता है। जो आपका पर्ट है वो तो होता है आपका इवेंट ओरिएंटेड। क्या होता है? इवेंट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? इवेंट ओरिएंटेड होता है। और जो आपका CPM है ये आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो आपसे पूछा गया था कि स्लैक इन अ पर्ट नेटवर्क रेफर टू, तो स्लैक हमेशा किसके लिए रेफर किया जाता है? इवेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और इवेंट ओरिएंटेड कौन होता है? ये आपका पर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको आनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। चलिए जिन्होंने भी आंसर किया है वो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप रिप्लाई कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in a CPM network latest finish time for an event is 8 weeks. Activity IJ take 4 weeks for a completion. Event J start after 12 weeks. फ्लोट फॉर एक्टिविटी IJ। तो आपसे फ्लोट पूछा गया है कि IJ कोई एक्टिविटी, उसके लिए फ्लोट कितना होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है, आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई I जंक्शन है, यहाँ पर आपका J जंक्शन है। तो ये जो एक्टिविटी है IJ, जो मैं बताता था कि TIJ इसको वर्क समय कितना लगता है, TIJ टाइम लगता है। तो TI जो इन्होंने दे रखा है वो तो दे रखा है इन्होंने कितना, 4 वीक के 4 वीक लगते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को खत्म होने के लिए। IJ एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेंट J स्टार्ट आफ्टर 12 वीक। जो J इवेंट है ये स्टार्ट होता है 12 वीक्स पर। कब होता है? 12 वीक के बाद होता है। जबकि आपका आई के लिखा हुआ है कि लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट आई इज 8 वीक। मतलब इससे पहले के जो इवेंट होंगे, इससे पहले जो भी चल रहा होगा वो कब खत्म होता है? वो होता है 8 वीक्स पर। तो ये एक चीज समझ में आती है कि आई को अगर स्टार्ट होना है तो आई को स्टार्ट होने के लिए इससे पहले की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इवेंट है, उनको खत्म होना जरूरी है। तो वो खत्म होगी जस्ट ये स्टार्ट होगा, यानी ये 8 वीक पर स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट होता है कब? 8 वीक पर। जबकि ये आपका फिनिश कब हो रहा है? 12 वीक पर। इसको लग रहा है 4 वीक लग रहे हैं इसको। तो देखो मैंने क्या बताया था, फ्लोट अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, फ्लोट में भी कौन सा? टोटल फ्लोट। अगर कहीं फ्लोट पूछा इसका मतलब होगा टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है? 12 वीक है, 12, ठीक है ना। 12 हो गया माइनस आपका स्टार्टिंग जो है अर्लीस्ट आपका जो टाइम है जिस समय वो फिनिश हो रहा है पहले वाला, जब ये स्टार्ट होगा वो कितना है? वो है आपका 8 वीक, माइनस आपको खुद एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है? 4 वीक लग रहा है। तो 12 माइनस 8 माइनस 4 करेंगे आप तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा डी, यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डमी एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम। जो डमी एक्टिविटी होती है, डमी एक्टिविटीज होती है प्रोजेक्ट नेटवर्क में, वो क्या कंज्यूम नहीं करती है? टाइम कंज्यूम नहीं करती है, मटेरियल कंज्यूम नहीं करती है, मनी कंज्यूम नहीं करती है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे से मैंने डमी एक्टिविटी को आपको बताया था कि डमी एक्टिविटी क्या होती है। और एक चीज और नोट करने वाली है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। एक तो होता है एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन नोड जो होता है उसमें आप क्या करते हो, इस तरह से क्या करते हो, बॉक्स बना के फिर आप शो करते हो अपने जंक्शंस को, जो इवेंट को शो करते हैं, ठीक है ना।
एक्टिविटी ऑन नोड को सेव करते हैं, यानी कि ये एक्टिविटी को शो करते हैं, ये एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्टिविटी ऑन नोड होता है, इसमें जो डमी एक्टिविटी होती है वो डमी एक्टिविटी का यूज नहीं होता है, ये मैंने आपको नोट करके बताया था। जबकि एक्टिविटी ऑन एरो होता है, इसमें जो डमी एक्टिविटी होती है उस डमी एक्टिविटी का यूज होता है, ठीक है। और डमी एक्टिविटी कौन सी होती है, ना तो जिसमें मटेरियल लगे, ना टाइम लगे, ना मनी लगे, मतलब कुल मिला के बात है ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी भी रिसोर्सेज की आवश्यकता ना हो, वो डमी एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड का, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सीपीएम नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट I is 10 weeks, activity ij takes 4 weeks for a completion, और इवेंट j start after 16 week float for a activity ij is। तो सेम जैसा भी कंसेप्ट था, सेम उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा सेम वही 16 माइनस 10 माइनस 4। अगर आप माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 2 वीक्स आंसर आएगा इसका। तो 2 वीक कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये 2 वीक्स इसका आंसर आ जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया था, सेम वही कंसेप्ट का सेम वही सवाल है, बस क्या हुआ है, नंबर चेंज कर दिए हैं। ये WRD 2016 में आया था नॉन TSP में, जबकि ये किस में आया था, ये आया था आपके TSP में, ठीक है ना। तो नॉन TSP में सेम क्वेश्चन दे दिया था, बस नंबर चेंज किया उन्होंने। चलिए पिछली बार जो पेपर हुआ था TSP नॉन TSP का अलग अलग हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड, रिसोर्सेज ओरिएंटेड। जो CPM है ये क्या कौन सा होता है, इवेंट ओरिएंटेड है, एक्टिविटी क्या है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। देखो अब याद आया ना, मैंने आपको एक टेबल बताई थी लास्ट लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 5, उस लेक्चर नंबर 5 में मैंने टेबल बताई थी और मैंने बोला था इस टेबल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप खुद देख सकते हो उस टेबल से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, और ये टेबल मैंने अभी बनाई है, जबकि ये क्वेश्चन पहले के हैं, 5 साल पहले के, 6 साल पहले के, 10 साल पहले क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत सोच समझ के बनाई गई टेबल है। एक जगह मैंने पूरा कंटेंट आपको दे दिया है जैसे कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमी एक्टिविटी, ऑप्शन है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, रिक्वायर्ड बाय स्ट्रेट बोल्ड लाइन, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइम, ऑल ऑफ दी अबो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना है कि डमी एक्टिविटी क्या होती है, इसको क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती रिक्वायरमेंट, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम, तो ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि इसको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ना तो इसको टाइम चाहिए, ना कोई मनी चाहिए, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए और हाँ आप कमेंट किया करिए, फटाफट कमेंट कर दिया करो, अगर आपको आता है तो कमेंट किया करो। क्वेश्चन नंबर 7, द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज मैक्सिमम फ्लोट, मिनिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट या वेरिएबल फ्लोट। आपके पास में 4 ऑप्शन है। इसरो 2015 और 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आपको बताना 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्रिटिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, जिसका मैक्सिमम फ्लोट हो, मिनिमम फ्लोट हो या जीरो फ्लोट हो। तो जो जीरो फ्लोट होता है उसको कहा जाता है क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसका फ्लोट कितना होगा, जीरो। तो जीरो फ्लोट होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल एक्टिविटी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वेन एवर एन एक्टिविटी हैज जीरो टोटल फ्लोट जीरो बता रहा है, देन फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी जीरो बट इंडिपेंडेंट फ्लोट नीड नॉट बी जीरो। इंडिपेंडेंट फ्लोट मस्ट बी जीरो बट फ्री फ्लोट नॉट नीड नॉट बी जीरो। फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट बोथ मस्ट बी जीरो। फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट बोथ नीड नॉट बी जीरो। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 4 देखा होगा और लेक्चर नंबर 3 देखा होगा, दोनों लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। एक्टिविटीज से रिलेटेड मैंने पूरा आपको डिस्कस किया था। साथ ही साथ में मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था, नोट में मैंने डिस्कस भी किया था फ्लोट कंप्लीट करने के बाद में कि अगर आपका टोटल फ्लोट जीरो है तो टोटल फ्लोट जीरो होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कमेंट करके बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी। अगर आपका एफ टी अगर जीरो है यानी टोटल फ्लोट जीरो है, तो उस केस में ध्यान रखना, उस केस में आपका फ्री फ्लोट यानी एफ जीरो होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट फ्लोट ID वो भी जीरो होगा। और ये जीरो होंगे, मस्ट बी जीरो, ध्यान रखना ये होंगे ही होंगे। लेकिन आपका जो इंटरफेयरिंग है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोट था, मैंने बताया था। और एक चीज बता दूं, ये चंडीगढ़ JEE 2016 में पूछा गया ना, ये ES में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ए नेटवर्क, एन इवेंट, एन एक्टिविटी और क्रिटिकल पाथ। क्या जो आपका सर्कल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताना है। मतलब ये समझ रहे हो, आपके 2 तरीके के नेटवर्क होते हैं, मैंने बताया था, एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन एरो।
एक्टिविटी ऑन एरो में इस तरह से एक्टिविटीज को शो किया जाता है। जो ये एरो है, इस एरो के ऊपर लिखे रहते हैं TIJ, तो ये एक्टिविटी होती है। और जो सर्कल बने होते हैं, ये नोड होते हैं, ये किसको शो करते हैं? ये इवेंट को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? इवेंट को शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का बी हो जाएगा। अब एक्टिविटी ऑन नोड में क्या होता है? एक्टिविटी ऑन नोड में जो बॉक्स बने होते हैं, है ना, ये जो बॉक्स बने होते हैं, ये बॉक्स शो करते हैं किसको? एक्टिविटी को। किसको शो करते हैं? एक्टिविटी को शो करते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्टिविटी विद मिनिमम, आपके पास में स्पेस है, फिर लिखा हो शुड बी क्रश फर्स्ट, यानी कि ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले किस एक्टिविटी को क्रश किया जाता है। क्रश करने के लिए सबसे पहले किस एक्टिविटी को क्रश किया जाएगा? तो आपने लेक्चर नंबर 5 देखा है मेरा, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर, तो आप इसका आंसर जल्दी फटाफट दे सकते हैं। तो फटाफट कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करो, आंसर क्या होगा? तो अब ध्यान रखना, द एक्टिविटी विद मिनिमम कोस्ट स्लोप शुड बी क्रश फर्स्ट, यानी कि मिनिमम कोस्ट स्लोप आएगा। तो कोस्ट स्लोप कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप कमेंट कीजिए और फटाफट अपना बताइए कि आपको कितना आता है, आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना आता है, खुद एनालाइज कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ट इज एन, जो पर्ट है वो क्या है? 4 ऑप्शन है, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, इवेंट ओरिएंटेड है, नेटवर्क ओरिएंटेड टेक्निक है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो पर्ट क्या है? पर्ट में आ रहा है ई, तो ई से मैंने बोला था कि ई से याद रखना ये इवेंट ओरिएंटेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी फटाफट कमेंट करते जाइए, जो जो आपको आंसर आता है उसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क इज, ऑप्शन है आपके पास में, द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड जॉब, एन एलिमेंट ऑफ वर्क एंड एंटाइल्ड इन अ प्रोजेक्ट, रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल इन अ नेटवर्क विद अ नंबर इन इट, द प्रोग्रेस ऑफ वर्क अप इन अ सर्टेन लिमिट। तो आपको एक्टिविटी जो होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो एक्टिविटी आपको शो कर रही है, तो वो एक्टिविटी क्या होती है? अब यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल के लिए तो मैंने अभी बताया इवेंट को शो करता है, ठीक है। तो अब आपकी जो एक्टिविटी होती है वो बेसिकली क्या होती है? किसी भी प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी होगी वो होगी मिनिमम से मिनिमम वर्क जो आपने वहां पर किया है। तो जो भी आपके छोटे छोटे वर्क होते हैं वो किसको शो करते हैं? वो एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग में आप जो कास्टिंग कर रहे हो, या फिर आपने वहां पर जो रिपेयरिंग का काम किया है, या फिर बाद में आपने फिनिशिंग का काम किया है, तो ये छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं ये एक्टिविटी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, CPM स्टैंड्स फॉर, देखो मैंने कहा था कि आपको एक तो CPM की फुल फॉर्म पता हो और एक पर्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं। तो CPM की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट कीजिए फटाफट, 3 सेकंड आपके पास में, 3 2 1, टाइम्स अप। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देख लीजिए आप कितने इजी और अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द बार चार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, यानी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो बार चार्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो कौन सा है? कौन सा डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, द टाइम schedule is not shown properly, progress of the work cannot be monitored, the financial aspect is not shown, does not show the interdependencies of the activity। तो जो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, वो क्या है? वो ये है कि इंटरडिपेंडेंसीज को शो नहीं करता है। कि मान लीजिए कोई एक्टिविटी ए है, कोई एक्टिविटी बी है, सी है, तो ये ए पर बी पे किस तरह से है, बी सी पर किस तरह से, सी ए पर किस तरह से, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं बताती है ये। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी ACF 2011 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ मेथड नेटवर्क इज, तो CPM है वो क्या है? एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इवेंट ओरिएंटेड है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मैंने ये डाला है यहाँ पर, ये इसलिए डाला है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो CPM क्या होता है? CPM किस पे? एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो आप ये मत सोचना कि जो क्वेश्चंस हैं एक ही लेक्चर में आपने 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, इनको डालने की जरूरत क्या थी। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैंने इसलिए रखा है इस लेक्चर में ताकि आपको ये आइडिया लग सके यार कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं ना। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्ट इवेंट, इनमें से कौन सा पर्ट इवेंट नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए वो है, मतलब ये आपके लिए एक टास्क है, ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है साइड इन्वेस्टिगेशन स्टार्टर, सेशनल वर्क कंप्लीटेड, बस स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, क्लास इज बीइंग अटेंड। HPSC 2014 का क्वेश्चन है ये। बताइए इनमें से पर्ट जो है वो पर्ट नहीं है, नोट लिखा हुआ, इनमें से पर्ट नहीं है। अब पर्ट में क्या होता है? पर्ट में क्या होता है? न्यू वर्क जो होते हैं वो आते हैं, न्यू वर्क, या जो रिसर्च वर्क होते हैं वो आते हैं।
तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें न्यू काम, नया काम कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई रिसर्च हो रही है, वही पहले था वही अब हो रहा है, रिपीटेटिव वर्क हो रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन में, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्लास इज बीइंग अटेंडेड। मतलब आपने क्लास ले ली है, आप जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या कोचिंग में जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डेली क्लास लेते हो, डेली क्लास लेने जाते हो, रोजाना जाते हो, तो ये रिपीटेटिव वर्क है, तो ये रिपीटेटिव वर्क हो गया, यानी कि ये किसका पार्ट है, ये सीपीएम का पार्ट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन डाउटफुल है। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि सर अब मैं क्लास में जाता हूँ, लेकिन जो आज मैंने पढ़ा है, जो आज मैंने पढ़ा है वो मैंने कल नहीं पढ़ा था, और जो मैं कल पढ़ूंगा वो क्या परसों नहीं पढ़ूंगा, यानी हर डे हर क्लास में जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो नया पढ़ रहा हूं ना कुछ नया ही पढ़ने को मिल रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं, क्लास अटेंड की बात हुई, क्लास अटेंड करने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका इतना क्लियरली आंसर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिस हिसाब से, जिस रेस्पेक्ट में, जिस रेफरेंस में पूछा गया है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डमी एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सीपीएम नेटवर्क द एक्टिविटी इज नॉट क्रिटिकल इफ। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इन सीपीएम जो नेटवर्क होता है इसमें जो एक्टिविटी है वो क्रिटिकल नहीं होगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, इनमें से कौन सा है जो क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर ऐसा होता है तो चार ऑप्शन है आपके पास में। तो देखो जो मैंने आपको बताया था क्रिटिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड, मैंने क्या बताया था कि क्रिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं उनको किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो, आपको देखना पड़ता है कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना है, इनमें रिलेशन कितना है, उनके बेसिस पर आप क्रिटिकल एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हो। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है, ये एल नहीं है यहाँ पर, है ना, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है वो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम से कम हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी। अगर बराबर होता है तो ये तो 100% क्रिटिकल एक्टिविटी रहेगी, लेकिन इस केस में भी रह सकती है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एन अनरियल एक्टिविटी विच इंडिकेट एन एक्टिविटी फॉलोइंग इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कंप्लीट इज नोन एज। मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपके अनरियल है, अनरियल एक्टिविटी है, अनरियल से समझ जाना, अनरियल का मतलब जो रियल में नहीं होती है, तो एक एक्टिविटी है सिर्फ वो है डमी एक्टिविटी जो रियल में होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरफेयरिंग फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज द डिफरेंस बिटवीन। तो इंटरफेयरिंग जो फ्लोट है किस किस के डिफरेंस से बनता है, तो इंटरफेयरिंग फ्लोट का मैंने बताया था, इंटरफेयरिंग फ्लोट कब आता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट आता है आपका एफ टी टोटल फ्लोट माइनस आपका फ्री फ्लोट, जो कि आपका किसके बराबर होता है, एस जे के बराबर होता है, नहीं स्लैक ऑन द जे एक्टिविटी, मतलब यहाँ आई है और यहाँ जे है, तो यहाँ इस पॉइंट पर जो स्लैक होगा उसके बराबर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखो अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके काम के हैं, तो एक काम जरूर कर देना, क्या काम कर देना कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद, जब ये वीडियो खत्म हो जाए आप देख लो बढ़िया तरीके से, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। देखो लाइक करो ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर देना इसको, है ना। और अगर आप दे सकते हो तो अपना फीडबैक भी कमेंट करके देके जाना कि आपका कैसा फीडबैक है इस वीडियो को लेके, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, अगर नेगेटिव है तो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, पॉजिटिव है तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन है यहाँ पर, ए क्रिटिकल पाथ हैज जीरो स्लैक, मिनिमम स्लैक, मैक्सिमम स्लैक, इनफाइनाइट स्लैक। तो कितना स्लैक होता है क्रिटिकल पाथ का, आपको बताना क्रिटिकल पाथ का कितना स्लैक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो जीरो स्लैक होता है क्रिटिकल पाथ का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, क्या आ सकता है डाउट, कि सर क्रिटिकल पाथ जो है उसका जीरो स्लैक है, स्लैक तो मिनिमम भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो क्यों होगा, नेगेटिव भी तो हो सकता है, स्लोप मिनिमम हो सकता है ना। जैसे देखो एक तो आपके पास में -2 आ रहा है स्लैक, एक 0 आ रहा है, इन दोनों मिनिमम कौन है, मिनिमम ये है, तो मिनिमम स्लैक होना चाहिए। तो देखो मैंने स्लैक के बारे में 3 केस बताए थे अगर आपको याद हो तो, एक तो मैंने बताया था क्रिटिकल, एक सुपर क्रिटिकल, एक सब क्रिटिकल। तो आपसे क्रिटिकल पूछा है, क्रिटिकल पाथ के लिए पूछा, तो क्रिटिकल पाथ में कितना होता है, 0 होता है, तो उस चीज को आप अगर देखते हो तो उसके हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है तो इनमें से मोर क्रिटिकल आपको बताना है, क्रिटिकल जो है ज्यादा मोर क्रिटिकल कब होगा, मोर क्रिटिकल कब होता है जब आपका नेगेटिव वैल्यू होती है, तो मोर क्रिटिकल वो कैसा हो जाता है, सुपर क्रिटिकल हो जाता है, कैसा हो जाता है, सुपर क्रिटिकल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, the time by which a particular activity can be delayed without affecting the preceding and succeeding activity is called।
वो कौन सा टाइम है पर्टिकुलर, आपको टाइम बताना है, यानी फ्लोट बताना है, कौन सा फ्लोट होता है जिस फ्लोट में आपकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी यानी पहले वाली एक्टिविटी और सक्सीडिंग बाद वाली एक्टिविटी, ये दोनों क्या है विदाउट अफेक्ट आपका क्या हो सकता है, आप वहां पे फ्लोट यूज में ले सको। ये कौन सा होता है ऐसा, तो मैंने आपको बताया था, देखो दो चीजें बताई थी, एक तो बताया मैंने एफ टी, एफ टी मतलब टोटल फ्लोट। इस टोटल फ्लोट में क्या होता है, ये आपकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज होती हैं, है ना, प्रीसीडिंग जो एक्टिविटीज होती हैं उन पर ये डिपेंड करता है, और सक्सीडिंग जो एक्टिविटी होती हैं उन सक्सीडिंग एक्टिविटीज पर भी ये डिपेंड करता है, फ्लोट टोटल फ्लोट में, एफ टी टोटल फ्लोट में, है ना। और फ्री फ्लोट में क्या बोला था मैंने, सक्सीडिंग एक्टिविटी भी डिपेंड करता है। लेकिन आपका एक ऐसा फ्लोट होता है जिसका नाम ही इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट में ना तो पीछे वाली एक्टिविटी पे डिपेंड करता है ना आगे वाली पे, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ना तो सक्सीडिंग एक्टिविटी पे डिपेंड करता है ना प्रीसीडिंग पर, किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। देखो कौन सा था, इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, if for an activity optimistic time is 1 day, pessimistic time 8 days and most likely time in is 3 days, the expected time। तो ये अलग अलग है, एंड अलग है और मोस्ट अलग है ना। तो आपको यह बताना है कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा। एक्सपेक्टेड टाइम का मैंने फॉर्मूला होता है कि टीई जो होता है आपका एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू होता है आपका कि आपको कितना ऑप्टिमिस्टिक टाइम है आपका टी नॉट, प्लस आपका मोस्ट लाइकली टाइम कितना है मल्टीप्लाई 4 टी एम, प्लस आपका पेसिमिस्टिक टाइम कितना है टीपी डिवीजन बाई 6। यहां से आता है। अब देखो यहां पर एक चीज और याद रखना, नोट कर लेना, मैंने आपसे कमेंट में पूछा भी था कि इनका रिलेशन क्या होता है। जो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है टी नॉट, ये सबसे कम होता है। इससे बड़ा होता है आपका कौन सा वाला टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम टी एम, और सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका पेसिमिस्टिक टाइम टीपी। तो अगर कभी एग्जाम में आपको टाइम दे दिए जाए और आपको ये नहीं बोला जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्टिमिस्टिक है, कौन सा पेसिमिस्टिक है, कौन सा मोस्ट लाइकली है, तो आप नंबर जो लिखे हुए हैं ना उन नंबर की वैल्यूज के हिसाब से आप पता लगा लो कौन सा वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी नॉट कितना है आपका 1, प्लस आपका मोस्ट लाइकली कितना है 3, तो मल्टीप्लाई 4 कर लो, प्लस आपका टीपी कितना है 8 डिवीजन बाई 6। तो देखो 4 तिया 12, 12 और 8 कितना हुआ, 12 8 20 और 21, तो कितना होगा 21। 21 बाई कितना हो जाएगा, नीचे 6 है तो 21/6 हो जाएगा। तो कितना आएगा 21/6। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, 3 2 6 और 3 7 21, 7 बटे 2 नहीं 3.5, तो 3.5 कहाँ है, 3.5 है बी नंबर के ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द कंसेप्शन ऑफ आइडिया फॉर एन कंस्ट्रक्शन वर्क इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब आपसे पूछा गया है कि जो कंसेप्शन का आइडिया जो होता है, कंसेप्शन का जो आइडिया है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो कंसेप्शन ऑफ आइडिया के लिए यानी आइडिया जो है यानी कि जो भी आपकी योजना है उसकी अवधारणा के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ओनर रेस्पॉन्सिबल है, इंजीनियर रेस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, या ऑल ऑफ दी, यानी कि तीनों रेस्पॉन्सिबल है। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, तो ये जो है ये आपका होमवर्क है। होमवर्क मतलब ये है कि आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग हैं इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ये क्या है, टेक्निकल का क्वेश्चन नहीं है, ये मेंटल एबिलिटी आप समझ सकते हो। इसका करेक्ट आंसर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टाइम टू कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज रिड्यूस्ड इट यूजुअली रिजल्ट इन। मतलब आपसे बोला गया है कि जब आपका टाइम है, कंप्लीशन का जो टाइम है प्रोजेक्ट का, वो रिड्यूस कर दिया जाता है। तो टाइम अगर कम हो गया यानी कि जो टाइम है इस टाइम को मैंने कम कर दिया, टाइम को कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शंस हैं, ए डिक्रीज इन रिसोर्स डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, एंड इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ए डिक्रीज इन टैक्सेस। मतलब अगर आपका टाइम कम होता है तो उससे क्या होगा। तो मैंने आपको कॉस्ट के बारे में मैंने बताया था, कॉस्ट एनालिसिस बताया था। कॉस्ट दो तरह की बताई थी, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट डीसी, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट आईसी। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में मैंने बोला था, डायरेक्ट कॉस्ट का कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मैंने बताया था कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ये बाद में ये ऐसा भी बन जाता है ना, ऊपर वाले के अलग होता है, नीचे वाले के अलग, ओवरहेड के अलग होता है। तो अभी देखो यहां से पता चलता है अगर आपका टाइम बढ़ रहा है, ध्यान रखना टाइम अगर बढ़ रहा है तो कॉस्ट कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम कम हो गया है। तो टाइम कम होने से क्या फायदा मिलेगा, टाइम कम होने से क्या मिलेगा, टाइम कम होने से इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर टाइम कम हुआ तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टाइम अगर कम होता है इनडायरेक्ट कम हो जाएगी, तो ये हमारे लिए फायदा है। अब यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट तो है ही नहीं, तो इसके बारे में तो खैर छोड़ दो, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज। तो भाई ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या है, इस तरह से ग्राफ है। तो अगर आपका टाइम कम है, ये टाइम है तो टाइम कम है, तो यहाँ पर इतनी कॉस्ट है, टाइम बढ़ गया तो इतनी कॉस्ट है। तो कॉस्ट क्या टाइम के साथ बढ़ रही है, तो कॉस्ट क्या हमको कम रखनी है, तो टाइम भी कम रखना पड़ेगा। तो टाइम कम है तो कॉस्ट भी आपकी कम है, तो ए डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 26, ए PERT एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट फॉर ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ऑकरेंस फॉलो। तो आपको ये बताना है कि जो PERT एनालिसिस होता है, इस PERT एनालिसिस में जो टाइम एस्टिमेट होते हैं आपके और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो होती है उनकी, वो किसको फॉलो करते हैं। PERT की बात कर रहा हूं मैं ना, PERT की बात कर रहा हूं। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए। तो PERT में ये क्या होता है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिटिकल पाथ मेथड व्हेन अ पर्टिकुलर टास्क इज परफॉर्म्ड इट इज कॉल्ड। जब सीपीएम में कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होने पर उसको क्या कहा जाएगा, फटाफट बताइए। कोई परफॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को, उसको क्या कहा जाएगा। ए क्रिटिकल पाथ मेथड व्हेन अ पर्टिकुलर टास्क इज परफॉर्म्ड इट इज कॉल्ड इवेंट, एक्टिविटी, फ्लोट, कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहलाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए क्या कहलाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर टास्क है, उस टास्क की बात हो रही है, उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, तो परफॉर्मिंग किसी भी टास्क को परफॉर्म करने को क्या कहा जाता है, एक्टिविटी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं। वो जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं, ये जो टास्क हो रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, एक्टिविटी कहा जाता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं उन सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्री फ्लोट किसको अफेक्ट करता है, सक्सीडिंग एक्टिविटी को, प्रीसीडिंग एक्टिविटी को, ओवरऑल एक्टिविटी को। आपको कमेंट करके बताना है। इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसको अफेक्ट कर सकता है, फटाफट बताइए किसको अफेक्ट कर सकता है। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसको अफेक्ट कर सकता है, ये प्रीसीडिंग अफेक्ट कर सकता है। प्रीसीडिंग जो एक्टिविटी है ये उसको अफेक्ट कर सकता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये फ्री फ्लोट में क्या होता है, टोटल फ्लोट में क्या होता है। फ्री फ्लोट में क्या होगा कि ये जो फ्री फ्लोट होगा ये प्रीसीडिंग जो एक्टिविटीज है इसको अफेक्ट कर सकता है कि प्रीसीडिंग एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। और सक्सीडिंग एक्टिविटीज है, फ्री फ्लोट क्या होता है कि वो फ्लोट जिसके होने से, फ्लोट का यूज करने से आपकी सक्सीडिंग एक्टिविटी उन पर कोई डिपेंड नहीं करता है, मतलब उनमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है, PERT स्टैंड्स फॉर। तो PERT की फुल फॉर्म क्या है, PERT की फुल फॉर्म है आपकी प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी आंसर। सिलेक्ट टाइम इन PERT एनालिसिस। तो जो सिलेक्ट टाइम होता है PERT एनालिसिस में वो आपको बताना है कितना हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर बताना है आपको। कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, नेवर आ रहा है तो ये तो गलत हो गया। इज ऑलवेज जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, जीरो के लिए जो जीरो होता है क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए सही है। कैन नेवर बी लेस देन जीरो, तो ये तो गलत है। ये क्या हो सकता है, जीरो से नीचे भी जा सकता है। सिलेक्ट की वैल्यू मैंने बताया, क्रिटिकल जो होता है, सुपर क्रिटिकल होता है, सब क्रिटिकल होता है। इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स, जो क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं इनके लिए मिनिमम होता है। तो मैंने क्रिटिकल थोड़ी मैंने तीन तरह के बताया, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, सबके लिए। तो ये जीरो होता है, किसके लिए होता है, क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए जीरो होता है। सिलेक्ट टाइम रेफर टू, सिलेक्ट टाइम किसके लिए रेफर किया जा सकता है, तो ये मैंने बताया है, बहुत अच्छे से कमेंट करो। सिलेक्ट टाइम किसके लिए होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है, इवेंट से होता है। और PERT क्या है, इवेंट ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट आंसर दीजिए। द चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन इज नोन एज। इनमें से फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो सकता है। आपको बताना है द चार्ट विच गिव एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन। वेरियस वर्क स्टेशन होते हैं, वहां से जो भी मटेरियल वगैरह जा रहा है उसका जो देखरेख के लिए जो चार्ट बनता है वो बनता है आपका ट्रेवल चार्ट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप याद रखना कि ट्रेवल चार्ट इसमें यूज किया जाता है। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। टाइम और प्रोग्रेस जो होती है उसका जो चार्ट होता है उस चार्ट को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट बताइए कौन सा चार्ट है, बार चार्ट है, गैंट चार्ट है, मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो टाइम और प्रोग्रेस का जो भी चार्ट बनता है वो कौन सा बनता है, ये सारे के सारे चार्ट होते हैं। और आपको पता होगा बार चार्ट और गैंट चार्ट दोनों एक ही होते हैं, दोनों को एक ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंट चार्ट प्रोवाइड्स इनफॉर्मेशन अबाउट। जो गैंट चार्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, किस चीज का फॉर्मेशन देता है आपको, ब्रेक इवन एनालिसिस देता है, प्रोडक्शन शेड्यूल देता है, मेटेरियल हैंडलिंग देता है, या डिटरमाइन सेलिंग प्राइस देता है। क्या देता है फटाफट बताओ। ये आपको बताता है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के बारे में, शेड्यूलिंग के बारे में बताता है गैंट चार्ट, गैंट चार्ट या बार चार्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गैंट चार्ट इंडिकेट, गैंट चार्ट क्या इंडिकेट करता है। तो गैंट चार्ट क्या इंडिकेट करता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस। जो आपने प्रोग्रेस जो चल रही है उस प्रोग्रेस को शेड्यूल करता है गैंट चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, ए सीरियस लिमिटेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज इन जनरली ऑब्जर्व। जो सबसे दिक्कत होती है इंटरडिपेंडेंस की, ये लिमिटेशन, ये किसकी लिमिटेशन है, ये किसकी है, बार चार्ट की लिमिटेशन है। ये रिपीट हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है IAS में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37,
आपसे एग्जाम पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये आपको बताने हैं और इनके बेसिस पर सही है गलत है वो आपको बताना है। ए वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर टॉप डाउन अप्रोच इज अडोप्टेड बट डिसिपेट्स इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ एक्टिविटीज कंट्रोलिंग। थर्ड है कंट्रोलिंग कैन बी बेटर अचीव्ड इन माइलस्टोन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो डिपिक्ट्स जो होता है, डिपिक्ट्स जो होता है इसका मतलब होता है दिखाना। क्या होता है? दिखाना। तो आपसे बोला गया है कि बार चार्ट है वो इंटरडिपेंडेंसी को दिखाता है, ये शो करता है? नहीं, वो इंटरडिपेंडेंसी को शो नहीं करता। ये इसकी क्या है? ये उसका ड्रॉबैक है। इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉप डाउन अप्रोच इज अडोप्टेड, बिल्कुल सही है। टॉप जो होती है उससे डाउन की तरफ हम चलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोलिंग कैन बी बेटर अचीव्ड इन माइलस्टोन, तो ये भी सही है। माइलस्टोन जो चार्ट होता है उसमें कंट्रोल हम कर सकते हैं, बार चार्ट गैंट चार्ट में नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए बार चार्ट इज कॉमनली यूज फॉर। बार चार्ट क्यों यूज किया जा सकता है, क्या रीजन है? तो इसका एक ही रीजन है कि थोड़ा सिंपल होता है, इजी होता है, और कोई इसका अलग से कोई नहीं है, बल्कि इसमें कमियां हैं बहुत सारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विच सिस्टम ऑफ नेटवर्क गिवन बिलो कंप्लीटली एलिमिनेट द यूज ऑफ डमी एक्टिविटी। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें डमी एक्टिविटी का कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है, डमी एक्टिविटी यूज नहीं होती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक्टिविटी ऑन नोड। एक्टिविटी ऑन नोड में ये यूज नहीं किया जाता है। द ऑप्टिमिस्टिक द मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन एंड द पेसिमिस्टिक टाइम estimates in a network are 4, 5, 8 months रेस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड टाइम, आपको क्या दिया हुआ है? 3 तरह के टाइम दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली, और आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा। तो टीई एक्सपेक्टेड टाइम जो मैंने बताया था वो क्या होता है? आपका टाइम कितना है? 4 प्लस आपका, फिर देखो 3 टाइम दिए हुए हैं तो मोस्ट लाइकली को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 प्लस फिर 8 डिवीजन बाई 6। तो 4 पंजे कितना हुआ? 20, 20 और 8 कितना हुआ? 28, 4 32, यानी 32 डिवीजन बाई 6। तो आप सॉल्व करेंगे लगभग 5 से ज़्यादा आएगा और 5.5 से कम आएगा, यानी 5.33 के आसपास ऑप्शन में है। तो 5.33 यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेकन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन टाइम इन पर्ट एनालिसिस। अब आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्लीशन के लिए आपके पर्ट एनालिसिस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन काम में लिया जाता है? तो ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, वो पूरे प्रोजेक्ट का होता है। तो पूरे प्रोजेक्ट में जो काम में लिया जा सकता है पर्ट में, वो कौन सा होता है? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। और ईच एक्टिविटी के लिए कौन सा होता है? बीटा होता है। तो इसका आंसर तो क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे पूछा जाता ईच एंड एक्टिविटी के लिए, तो एक्टिविटी के हिसाब से क्या होता? ये बीटा होता। क्या होता? बीटा होता। एक्टिविटी के हिसाब से क्या होता? ये बीटा होता। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, there are 4 consecutive activities in a simple linear network, each with mean duration of t and each with k as the standard deviation of its duration. The overall project duration through these activities is likely to be in the range. अब आपसे पूछा गया है कि इस प्रोजेक्ट को ड्यूरेशन को होने में कितना टाइम लगेगा लगभग, जब आपके वहां पर क्या डेविएशन, और डेविएशन तो हो रहा है k टाइम्स और टाइम लग रहा है t, और यहाँ पे कितनी एक्टिविटी है? टोटल 4 एक्टिविटीज है। मतलब ऐसे मान सकते हो, पहली एक्टिविटी, फिर दूसरी एक्टिविटी, फिर तीसरी एक्टिविटी और फिर चौथी एक्टिविटी। इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसको टाइम टी लग रहा है, इसको टाइम टी लग रहा है, इसको टाइम टी लग रहा है, इसको भी टाइम टी लग रहा है, और इसका डेविएशन के है, इसका भी के है, इसका भी के है, इसका भी के है। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है और आपसे पूछ लिया जाए, तो इसमें क्या होता है? आपका जो टाइम होता है, टोटल टाइम जो होता है, वो टाइम टी इक्विवेलेंट आप लिखना चाहो तो टी इक्विवेलेंट फिर किसके बराबर होता है? ये होता है कि आपका टोटल समेशन कितना है प्लस आपका जो सिग्मा है, उस सिग्मा का कितना 3 टाइम्स सिग्मा करना पड़ता है। अब ये जो सिग्मा होता है पूरे प्रोजेक्ट का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अंडर रूट जो आपका वैल्यू है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इस तरह से किया जाता है। मतलब जो आपको दिया हुआ है डेविएशन उसका स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उसका अंडरूट करना पड़ता है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ से आंसर निकालोगे तो ये हो गया 4k स्क्वायर, ऊपर अंडरूट है, तो यहाँ से कितना आएगा? 2k आएगा। कितना आएगा? 2k आएगा। अब इस 2k को कहाँ रखना पड़ेगा? इस सिग्मा की जगह रखना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आपके टोटल टाइम कितने हैं? टी प्लस टी, 4t प्लस 3 इंटू आपका 2k, तो कितना हो जाएगा? ये 4t प्लस 3 टू 6k। अब ये जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव यानी मैक्सिमम के हिसाब से, और मिनिमम आएगा तो बीच में आ जाएगा माइनस यानी प्लस माइनस। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4t प्लस माइनस 6k। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। तो आप कह सकते हो ये टाइम है, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा लो। तो ये तरीका है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है
जेई लेवल में बहुत मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के हिसाब से ध्यान रखना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है सॉल्व करने का, कि टोटल टाइम उनको जोड़ लो और 3 टाइम कर दो किसका, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला जाएगा वो इस तरह से निकाला जाएगा अंडर रूट करके, जब भी टाइम को नॉर्मली ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, it is estimated that an activity can be assigned an optimistic duration of 16 days, pessimistic duration 28 days and must likely duration of 90 days. What is the expected duration of the activity? तो ये मस्ट नहीं है, मोस्ट है, मोस्ट लाइकली आएगा यहाँ पर। तो आपके पास वही है सिंपल, टी ई इक्वल टू आपका 16 डेज, ठीक ना, प्लस 19 डेज 4 टाइम्स प्लस 28 डेज डिवीजन बाय 6 करना, आंसर आ जाएगा। और यहाँ से जो आंसर आने वाला होगा 43 नंबर का क्वेश्चन का, वो लगभग क्या आएगा 20 आएगा। देख लेना, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखना, सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा 120 टोटल आ रहा होगा, डिवाइड करना 6 का तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला है। चलिए, सिलेक्ट टाइम इन पर्ट एनालिसिस, जो पर्ट एनालिसिस में जो सिलेक्ट टाइम होता है उसके बारे में आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट क्या होगा। कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज 0 फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज, कैन नेवर बी लेस देन 0, इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो ये तो ऊपर वाले तो गलत हैं, तो सही है वो कौन सा है, डी सही है, इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द फ्लो नेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज आर इंडिकेटेड अलोंग द एरोज। अब एक्टिविटीज के अलोंग आपको वो एरो के अलोंग आपको एक्टिविटी दी हुई है, कितना टाइम लग रहा है वो दिया हुआ है, नोट्स अलग अलग दिए हुए हैं, आपको बताना है द क्रिटिकल पाथ ऑफ द एक्टिविटीज इज अलोंग। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा है इनमें से आपको बताना है, तो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को, इसको वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ईमानदारी से रुको, पॉज करो, इस क्वेश्चन को आंसर करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और मैं बताता हूं, देखो अब आपको, है ना, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखो, मैं बताता हूं, जो नहीं कर रहे हैं नालायक बच्चे वो सुन लो, मैं बता देता हूं आपको, और जो लायक है जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया। देखो क्या है, आपको अलग अलग पाथ जाना है, पाथ नंबर 1, ठीक है ना, यहां से आएगा पाथ नंबर 2, ठीक है, फिर जा सकते हैं हम पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, और एक हो सकता है पाथ नंबर इस तरह से यूं आके फिर मैं यूं चला जाऊं, पाथ नंबर 5। अलग अलग पाथ हो सकते हैं, आपको देखना है किस पाथ के अलोंग सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, सबसे ज्यादा टाइम किस पाथ के अलोंग लग रहा है। लेकिन अब आपके पास जो ऑप्शन है, तो आप उन चारों पाथ में क्या करो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाओ। ऑप्शन नंबर ए चेक करो कितना टाइम लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी कितना चेक कर लगा है, सी कितना लग रहा है, डी कितना लग रहा है, सबको चारों को देख लो, जिसका मैक्सिमम टाइम लगा रहा हो, जिसमें मैक्सिमम टाइम हो वही आपका क्रिटिकल पाथ होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, आंसर जो होगा, वो आंसर जो होने वाला है वो इसका क्या होगा, फटाफट बताओ, तुम बताओ पहले आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका सी, आंसर क्या होगा, सी होगा। तो चलिए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका। 1 से लेकर 3 तक जाना है, 1 पे जाना है, फिर 3 पे जाना है, देन फिर आपको जाना है 6 पर, 1 3 6 8 9, ये है, मतलब कि 8 और 10 और 8 18, 18 में फिर 13 ऐड करो, 18 प्लस 13 और प्लस 15, ये आपका जो यहाँ से टाइम आएगा वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम टाइम निकल के आएगा। तो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, हाथ से लगे 1, 1 और 2 2 3 4, यानी कि 46 डे आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो 46 डे आपके आएंगे, और ये 46 डे क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अगर आप दूसरे किसी पास से देखते हो तो देखो 12 और 14, 14 दूनी 12 दूनी 24 और 2 कितने हुए 26, 26 और 9, 26 और 9 कितने हुए 35, 35 और फिर कितने हुए आपके यहाँ पे 8, तो 35 और 8 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 43 आएगा। ये भी कम आ रहा है, तो अलग अलग चेक करना, वो कम आएंगे, सबसे ज़्यादा 46 ही आएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ द सक्सेसिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। सक्सेडिंग एक्टिविटीज के विदाउट आपके अफेक्शन से जो आप फ्लोट कर सकते हो, डिले कर सकते हो एक्टिविटीज को, वो कौन सी होती है, ये मैंने आपको बताया भी था, कौन सी होती है, फ्री फ्लोट में होता है। ऐसा किस में होता है, फ्री फ्लोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल फ्लोट इन अ प्लानिंग वर्क इज। तो अब आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोटल फ्लोट होता है वो टोटल फ्लोट कौन सा होता है। अभी आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो फटाफट। कौन आंसर दे सकता है, फटाफट दो। लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम अर्ली स्टार्टिंग टाइम का डिफरेंस है, या अर्ली स्टार्टिंग टाइम माइनस लेट स्टार्टिंग टाइम का डिफरेंस है, लेट स्टार्ट टाइम माइनस लेट फिनिश टाइम का डिफरेंस है, या लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम का डिफरेंस है। कौन सा इनमें से करेक्ट है टोटल फ्लोट का। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है। देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने क्या बोला था, अगर आपको फ्लोट निकालना है, टोटल फ्लोट निकालना है, एफ निकालना है, तो एफ निकालने के लिए जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक्टिविटी को शो किया हुआ था, ठीक है, तो
यहाँ था अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, इस तरह से मैंने शो कर रखे थे, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालते हो या इनका डिफरेंस निकाल दो, इनके डिफरेंस से आप क्या कर सकते हो, फ्लोट वगैरह की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो टोटल फ्लोट था, एक तो होता है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, है ना, या फिर आप कर सकते हो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो ये जो है ये टोटल फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने ये टाइम को निकाल लिया है तो। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से डी भी सही है और ए भी सही है। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट इसके दो आंसर थे। चलिए, इन द टाइम कॉस्ट एनालिसिस द कोस्ट स्लोप डिफाइंड, कोस्ट स्लोप को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कोस्ट स्लोप का मैंने फॉर्मूला जो बताया था कि कोस्ट स्लोप को अगर याद रखना है तो स्लोप में ध्यान रखना कि टाइम तो बॉटम में आने वाला है, टाइम नीचे आएगा, ऊपर आएगी कोस्ट, कोस्ट स्लोप है तो कोस्ट ऊपर टाइम नीचे। अब टाइम में भी मैंने क्या बोला था कि जो स्लोप है, जो आपका ग्राफ था वो ग्राफ इस तरह से बन रहा था, यहाँ मिनिमम कोस्ट आपको मिल रही थी, इससे पहले जो थी वो आपकी कौन सी थी, क्रश वाली थी। तो क्रश टाइम क्या होता है, कम होता है, नॉर्मल टाइम ज़्यादा होता है। तो नीचे देखो नॉर्मल टाइम में किसको माइनस किया जा रहा है, दो ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन तो आने नहीं है, आंसर होगा सी या डी में से, सी या डी है, इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। अब देख लो ऊपर जो कोस्ट होगी वो मैंने वो क्या बोला था, क्रश वाली ज़्यादा होती है, तो क्रश किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपको अगर भूल जाते हो तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट टू एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन नोड के हिसाब से इनमें से कौन सा रिलेवेंट पॉइंट है। एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी मे बी मैनी, डमी एक्टिविटी तो काम में नहीं लेते, देयर विल बी नो डमी एक्टिविटी, हाँ ये वाला सही है। फिर लिखा हुआ इट इज यूज फॉर क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इट इज ईजियर टू एसोसिएट विद द टाइम फ्लो ऑफ द, नहीं, केवल आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, इन रिसोर्स लेवलिंग 8 ऑप्शन आपके पास में, रिसोर्स लेवलिंग के हिसाब से टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज रिशेड्यूल्ड, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज इंक्रीज, यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज इज अचीव्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज कंट्रोल्ड। रिसोर्सेज लेवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो और ये ES 1995 में का क्वेश्चन है। तो मैंने रिसोर्सेज लेवलिंग के से रिलेटेड मैंने क्या बताया था, इसमें प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है तो ऑप्शन नंबर सी भी तो सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिमांड जो होती है वो अचीव नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। जो यूनिफॉर्म डिमांड होती है प्रॉपर, वो किस में अचीव होती है, रिसोर्स स्मूथिंग में अचीव होती है। और रिसोर्स स्मूथिंग की एक खास बात और है, वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अब मैं सांस ले लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि जो PERT CPM है, PERT CPM है, अगर आप AE JEE लेवल के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक RHM SSB JEE के लिए तो प्रॉपर है, उसके अलावा अदर स्टेट AE JEE के आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये जो मैंने पढ़ाया है ये इनफ है, मतलब 100% इनफ है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कोई कन्वेंशनल पेपर लिखना चाहते हो, तो और मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उनको भी आप जरूर देखना, ठीक है। और बाकी JEE लेवल के हिसाब से इनफ है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका सिर्फ इतना ही आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, या आप ये कह सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में इतना ही आप दक्षिणा दे दो मुझे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।